हे गाइस वेलकम बैक। तो मार्केट का जो अपडेट है वो देखेंगे बिकॉज बीटीसी इज पंपिंग विच इज़ गुड विच इज़ नाइस। बट क्या यहाँ पर जो ये पंप है इसका मतलब क्या ये है कि प्राइस फिर से अच्छी रिकवर कर जाएगी एंड हम फिर से नए हाइट्स पे जाएंगे, या फिर ये एक अनदर फेक आउट है जिसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो उसके बारे में बात करेंगे, साथ में इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है, उन सब के बारे में भी आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि चल क्या रहा है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपसे बात करी थी कि यहाँ पर दो पैटर्न्स बन रहे हैं। एक अगर आप देखोगे तो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल, वो बेयर्स के परस्पेक्टिव से जो प्राइस को नीचे की तरफ लेके जा सकता है 25 से लेके 20,000 डॉलर की रेंज में, अगर वो ब्रेकआउट हुआ। दूसरा यहाँ पर बुल्स के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न है वो यहाँ पर बन रहा है, लेकिन वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस जो है $29,000 से नीचे नहीं गिरे। अगर वो गिरे तो यहाँ पर फिर ये हो जाएगा कि ये बुलिश पैटर्न जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो इस वेज के अकॉर्डिंग ये है कि प्राइस यहाँ पर $29,000 के ऊपर ही रहती है और फिर वहाँ से प्राइस के अंदर हमको एक अच्छा जंप देखने को मिलता है जो एटलीस्ट यहाँ पर 32,200 से लेके $32,300 का जो जोन है उसके ऊपर जाए। और वो एरिया इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि वहाँ पर हमारा 50 वीकली मूविंग एवरेज था, जो अगर देखेंगे हम जो हमारे प्रीवियस प्राइस पैटर्न थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम 2013 और 2017 का टाइम देखेंगे तो हमने प्रीवियसली बात करी कि कैसे 50 वीकली मूविंग एवरेज ने सपोर्ट दिया और एक डेड कैट बाउंस हमको देखने को मिला। और हम वही बात कर रहे थे कि ये होल्ड करना चाहिए, ये होल्ड करना चाहिए। लेकिन इस हफ्ते में हुआ क्या था? वीकली कैंडल की जो ओपनिंग थी इस मूविंग एवरेज के नीचे थी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही था कि अगर कैंडल क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ हुई है तो क्या अगर ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है वहाँ पर अगर प्राइस का जंप आता है हम फिर से इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो अभी अगर आप करंटली देखोगे प्राइस पे यहाँ पर हुआ ये है कि बिटकॉइन की जो प्राइस थी आप देख सकते हो $29,000, एग्जैक्ट वही जोन है जो आपको पैटर्न हमने प्रीवियसली शेयर किया था, उसके नीचे नहीं फॉल करी। अगर इसके नीचे फॉल कर जाती, $29,000 ब्रेक हो जाता तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाता वहाँ पर। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट होल्ड किया एंड फिर हमको यहाँ से बाउंस देखने को मिला और इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए था 32,200 या $300 आप मान सकते हो, जहाँ पर एटलीस्ट हम 50 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, जो यहाँ पर प्राइस के साथ हो गया। अब बात करें कि ठीक है यहाँ पर प्राइस का जंप आया, अब क्या इसका मतलब ये है कि प्राइस फिर से यहाँ पर और नए हाइट्स पे चली जाएगी, और जाएगी तो किस लेवल तक जा सकती है? तो अगर इस फॉलिंग वेज पैटर्न के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर प्राइस जो है अप्रॉक्सीमेटली 36 से लेके $40,000 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जा सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमको दो इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने, जहाँ पर सबसे पहला जो हमारा एरिया बन जाता है वो बन जाता है $32,200। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पर आपको इसलिए ध्यान रखना है ये देखने के लिए कि क्या ये एरिया ब्रेक होता है कि नहीं होता है। अगर ये ब्रेक होता है तो आप समझ जाना यहाँ पर बेयर्स जो हैं फिर से प्राइस को नीचे धक्का मार रहे हैं और ये एक तरह से जो जंप था ये यहाँ पर फेक आउट बन सकता है। तो बुल्स के लिए या फिर प्राइस के ऊपर मूवमेंट के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कुछ भी करेक्शन आता है हम $32,200 को नहीं ब्रेक करें। यहाँ पर आता भी है तो वापस जंप कर जाए, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर हमारा 20 डेली मूविंग एवरेज, 20 डेली EMA, 50 वीकली मूविंग एवरेज और इंपॉर्टेंट हमारा ये सपोर्ट जोन है जिसको बहुत मेहनत करने के बाद प्राइस जो है फाइनली यहाँ पर ब्रेक कर पाई। आप देख सकते हो कितनी मेहनत हुई है, ये लाइन देख सकते हो आप ऊपर से दबाती हुई आ रही है, तो उसको फाइनली यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ने ब्रेक किया। तो अब ये सपोर्ट की तरह यहाँ पर रहना चाहिए, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर से प्राइस यहाँ पर नीचे जा सकती है। तो सपोर्ट वाइज आपको ये लेवल देखना है। दूसरा, अब अगर बुल वाइज देखें कि यहाँ पर अगर ये फॉलिंग वेज बन रहा है इसके अकॉर्डिंग क्या 36 या $40,000 प्राइस जा सकती है, और मे बी क्या यहाँ पर ये डेड कैट बाउंस फाइनली हमको देखने को मिल रहा है जो 13 और 17 में हुआ था। तो वहाँ पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए आ जाता है ना, जैसे अगर आप देखोगे सपोर्ट वाइज मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर $32,200, वैसे ही हमारा अभी जो नेक्स्ट यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वो $33,700 है। यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा ट्राई कर रही है, थोड़ा सा अगर नीचे आता भी है $33,000 तक तो चलता है ओवरऑल इस एरिया पे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल आपको देखना है वो है $34,700 से लेके $35,100 का जोन। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां पर बिटकॉइन की प्राइस को इनिशियल टच के अंदर तो यहां पर एक रिजेक्शन मिलेगा, जहां पर अगर आप चाहो अपनी एक क्विक शॉर्ट की ट्रेड देख सकते हो फर्स्ट टच के अंदर, जहां पर ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ना 35,100 के ऊपर, यहां पर आए थोड़ा सा शॉर्ट लेना और फटाफट प्रॉफिट बुक कर लेना। और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये $32,200 का जोन था वैसे ये एरिया है। यहां पर इंपॉर्टेंट होगा देखना प्राइस आने के बाद क्या इस लेवल को ब्रेक कर पाती है या फिर से यहां पर हमको अच्छा रिजेक्शन देखने को मिल जाता है और वो फेक आउट फिर से चालू हो जाए। ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता है तो फेक आउट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए इस एरिया पे ध्यान रखना, अगर ये ब्रेक हुआ ऊपर सपोर्ट बना
तो वो ज़्यादा यहाँ पर बेटर है। और क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, जैसे अगर आप यहाँ पर $32,200 का जोन देखोगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन गया था क्योंकि यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज और ईएमए था, जो अगर आप चार्ट्स में देखोगे, देखो कितने टाइम से प्राइस को यहाँ पर बार बार दबा रहा था। वैसे ही अब ये जो जोन यहाँ पर आ गया है 34,700 से लेके $35,100, यहाँ पर अब 50 डेली मूविंग एवरेज और ईएमए बैठे हुए हैं जो इसी जोन पे है। $34,300 पे यहाँ पर 50 डेली मूविंग एवरेज है और यहाँ पर $35,100 पे यहाँ पर 50 डेली ईएम है। तो ये जो नेक्स्ट लेवल है, ये अभी जो करंटली जो लेवल ब्रेक किया है ना यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ने $32,200, उससे डबल लेवल का रेजिस्टेंस आप मान सकते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस लेवल पे प्राइस जो है किस तरह का रिएक्शन करती है, कि यहाँ पर भी ये करती है, जाए थोड़ा सा रिजेक्शन हो, फिर ट्राई करे, फिर ट्राई करे, फिर ट्राई करे और फिर फाइनली ब्रेक करे, या फिर यहाँ पर ये होता है कि प्राइस जाए, थोड़ा सा ट्राई करे और फिर यहाँ पर एक के बाद एक वापस सपोर्ट जो है यहाँ पर ब्रेक करने लग जाए और फेक आउट बन जाए। जैसे अगर हम देखेंगे प्रीवियसली यहाँ पर इतने टाइम से यही तो हो रहा है, प्राइस में जंप आ रहा है, थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद जो डंप आता है वो बहुत हेवी डंप यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिन पे आप आंखें रखें यहाँ पर और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी आप ये चीज़ ध्यान रखिए, अभी जो प्राइस मूवमेंट है यहाँ पर हर जंप के अंदर क्या थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पर बन जाता है, लेकिन एक क्रिटिकल चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब तक हम यहाँ पर $40,000 के ऊपर नहीं जाते हैं, वहाँ डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है, जो अगर आप देखेंगे 18 जून के बाद एक बार भी हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। जब तक वो चीज़ नहीं होती है यहाँ पर बुलिश नहीं होना है, हमको ट्रेंड के साथ चलना है जो अभी यहाँ पर डाउनवर्ड ही है। जब वो चेंज होना होगा ऑटोमेटिकली प्राइस का जंप आएगा, एक के बाद एक रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे और हम 40 के ऊपर एटलीस्ट यहाँ पर सपोर्ट बनाएंगे, तब फिर भी थोड़ा सा हम कंसिडर कर सकते हैं। उससे पहले बी वेरी केयरफुल जब भी ये जंप आ रहे हैं, और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल मैंने बताए उसके बेसिस पे आप जज करो और यहाँ पर ट्रेड करो। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो उसमें तो हमेशा डॉलर कॉस्ट एवरेज, रुपी कॉस्ट एवरेज करो हर डंप के अंदर और अक्यूमुलेट करते रहो, और कम से कम यहाँ पर 3 से 4 साल का पर्सपेक्टिव जो है आप लेके चलो। अगर आप हॉडलर हो तो 3 से 4 साल तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, तब आप कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं तो वॉलेटिलिटी के चक्कर में परेशान होगा। बाकी ट्रेडर हो तो इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाओ, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमेशा ऑप्शन होता है पैसा कमाने का, बस सही तरीके से टीए और नॉलेज का जो यूज़ है वो यहाँ पर आप करें। तो ये करंटली लेवल्स हैं जिनको आप करंटली यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यूएस और बाहर की जो कंट्रीज है वहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके काफ़ी पॉजिटिव अडॉप्शन हो रहे हैं, जहाँ पर रिसेंटली बैंक ऑफ अमेरिका ने अप्रूव किया है कि उनके जो क्लाइंट्स हैं यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। फिर रिसेंटली यहाँ पर मास्टर कार्ड है, उन्होंने भी यहाँ पर अनाउंसमेंट करा कि एक्सचेंजेस वगैरह को जो अपने ट्रांजैक्शन करने होते हैं क्रिप्टो से फिएट के अंदर कन्वर्जन, वो हमारे कार्ड के थ्रू हम सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो जेपी मॉर्गन, जो इन अ वे एक टाइम पे अगर आप देखेंगे 17-18 का ऐसा टाइम था, जेमी डायमंड जो जेपी मॉर्गन मतलब आई थिंक 4th लार्जेस्ट बैंक है, वो यहाँ पर बिटकॉइन को फ्रॉड बोलते थे और ये बोलते थे कि जेपी मॉर्गन के अंदर अगर उनके कोई भी ट्रेडर जो होते हैं ना, जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो बिटकॉइन के अंदर कोई ट्रेडिंग करते हैं तो वो स्टुपिडिटी के ऊपर उनको फायर कर देंगे। आज की डेट में वो यहाँ पर पहले बैंक बन रहे हैं जो यहाँ पर अपने कुछ वेल्दी क्लाइंट्स जो है उनको यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिकली यहाँ पर हो रही है। और साथ ही में यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स जो पहले बिटकॉइन को लेके ये भी काफ़ी नेगेटिव रहे कि बिटकॉइन इज़ नॉट गुड, वो भी आज की डेट में यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं यूरोप के अंदर अपने क्लाइंट्स के लिए। तो आज की डेट में जो बैंक्स है ना, एज ए एसेट आप खुद देख सकते हो, हर कोई इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हर कोई चाहता है कि इसके अंदर हमको एक्सपोजर मिले, स्पेशली यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस जो बड़े फर्म्स के थ्रू ही इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ये एक्सचेंजेस पे जाके नहीं करते हैं। तो उसके जो ऑप्शंस है, अब ये जो सारे के सारे बैंक्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि फ्यूचर्स के ऑप्शंस यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, तो उससे आई डेफिनेटली फील यहाँ पर जो वॉलिटिलिटी और प्राइस मैनिपुलेशन है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा जब तक यहाँ पर रेगुलेशन नहीं आता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस मार्केट को घुमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, स्टॉक मार्केट बाकी कमोडिटी मार्केट में भी करते हैं, तो यहाँ पर भी क्रिप्टो के अंदर तो होगा एटलीस्ट जब तक ये रेगुलेशन नहीं आते हैं। बाकी रेगुलेशन वाइज बात करें तो आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा बाइनेंस को लेके कैसे हर कंट्री से अलग अलग स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पर आ रही हैं जो पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर, एंड ओवरऑल वो एक आइडिया देता है कि किस तरह से अभी जो रेगुलेटरी प्रेशर है वो हर कंट्री के ऊपर आ रहा है, जहाँ पर वो किसी ना किसी तरह के लाइसेंसेज या जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर हर एक्सचेंजेस को बोलेंगे कि आप इंप्लीमेंट करो। अब वहीं पर यहाँ पर बाइनेंस के जो सीईओ हैं सीजी, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि हाँ रेगुलेशन वाइज अब थोड़ा सा है प्रेशर उस चीज़ को, एंड बाइनेंस को अगर हम देखेंगे तो कंप्लायंस वाइज कभी हमारा वो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा नहीं है, लेकिन हम कंप्लायंस के लिए अब नए लोग जो है उनको यहाँ पर हायर कर रहे हैं, एक्स रेगुलेटर्स जो रह चुके हैं उनको हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट बाइनेंस के लिए भी वो नए सीईओ की तलाश में यहाँ पर है जिनका एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बैकग्राउंड हो यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर नया सीईओ आएगा
तो सीजी अपनी सीईओ की पोजीशन से यहाँ पर स्टेप डाउन करेंगे, फिर मे बी चेयरमैन बन जाएंगे कंपनी के या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेंगे। लेकिन ओवरऑल ये है कि ये शिफ्ट एक आ सकता है, जो लेट्स सी कब आएगा। और इसी चीज़ के बारे में कुछ महीनों पहले भी इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोली थी कि मे बी 2 से 5 साल के अंदर मैं एज ए सीईओ यहाँ पर रिटायर हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मोर ओवर फोकस करूंगा बीएनबी और बाइनेंस स्मार्ट चेन के इकोसिस्टम के ऊपर, लेकिन 2 से 5 साल में होगा। लेकिन अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू है जहाँ पर उन्होंने बोला कि हम नए सीईओ और कंप्लायंस के लिए नए लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि ये जो चीज़ है मे बी हमको जल्दी भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। बाकी देखते हैं समय आने पे यहाँ पर क्या चीज़ होती है। बट आई थॉट इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपसे मैं शेयर करूँ। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग ट्वीट भी है जो मैंने यहाँ पर देखा था, जहाँ पर सीजी ने मई मंथ के अंदर ये बोला था कि सम रिलैक्स व्हेन दे बिकम रिच, सम वर्क हार्डर, बोथ आर गुड टू हैव फ्रीडम टू चूज, दे विल बी रिटायरिंग फाउंडर्स इन द बुल रन, invest wisely. So I think maybe he meant for others because probably he'll be working on BNB and Binance Smart Chain. But I thought ये भी एक ट्वीट है, मे बी क्या पता इसका कोरिलेशन कुछ हो, आपको क्या लगता है आप बताना। तो ये बाइनेंस की तरफ से, एंड इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया कि किस तरह का रेगुलेटरी जो अब कंप्लायंस है ना वो हर एक्सचेंजेस को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। बाइनेंस बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो सबसे पहले जो लार्जेस्ट होता है, वेल नोन होता है, उस पर सबसे पहले रेगुलेशन की जो तलवार होती है वो सबसे पहले यहाँ पर आती है, हर एक्सचेंज को ये करना पड़ेगा। इनफैक्ट रेगुलेशन वाइज अगर हम बात करें थे तो ये तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात हो गई, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ भी रेगुलेशन यहाँ पर आने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस लाइव स्ट्रीम या मेरे वीडियोस देखे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर भी यहाँ पर रेगुलेटर्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि अगर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस भी है तो वहाँ पर अगर जिसने प्रोटोकॉल को बनाया, जो उसको रन कर रहे हैं, तो उनके फाउंडर्स को लायबल माना जा सकता है अगर किसी गलत एक्टिविटी के अंदर उस प्लेटफॉर्म का यूज़ होता है। और इसी चीज़ को लेके अब यूनिसॉफ्ट जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उन्होंने यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया है कि इनका जो यूआई है उसके थ्रू कुछ यहाँ पर जो ट्रेडिंग पेयर्स है उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। मेनली यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडिंग हो गए, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के जो टोकन्स हो गए, स्टॉक मार्केट के जो मिरर यहाँ पर टोकन्स होते हैं, उनके ऊपर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और इसके ऊपर सारी कंट्रीज़ ने अभी रिसेंटली बोला भी था कि अगर सिक्योरिटीज़ की जो चीज़ें हैं वो आप ऑफर कर रहे हो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वो सही नहीं है। तो ये भी रेगुलेशन वाइज जो है यूनिसॉफ्ट यहाँ पर वो लिमिटेशन यहाँ पर लेके आ रहे हैं, जहाँ पर ये है कि यूआई से आप उसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटोकॉल के अंदर आप चाहो किसी भी तरह से उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। जिसमें काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो और इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, रुकावट डाल रहे हो, तो आप तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही हो गए ना। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कहाँ से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया इफ़ यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। यहाँ पर उन्होंने बोला प्रोटोकॉल में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यूआई में वी हैव टू फिक्स इट बिकॉज रेगुलेटरी कंसर्न्स के कारण हमको ये करना है। तो इसमें अलग अलग सेंटिमेंट लोगों के हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, मैं आपको बोल रहा था ऐसी चीज़ें आएंगी, आगे भी हमको देखने को मिलेंगी। शॉर्ट टर्म में इसका इंपैक्ट भी रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जब ये रेगुलेशन आते हैं, कौन सी चीज़ किस तरह से फिट हो सकती है और कैसे रेगुलेशन आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इन प्रोसेस जो अभी ट्रायल एंड एरर करके मेथड यहाँ पर चल रहा है। लेकिन फिर प्रॉपर तरीके की जो भी यहाँ पर पार्ट रेगुलेशन जो रेगुलेशन यहाँ पर आने वाले हैं वो एक बार आ जाते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म के अंदर उसका जो इंपैक्ट है पूरे स्पेस पे, बिटकॉइन पे, क्रिप्टो स्पेस पे, काफ़ी पॉजिटिवली यहाँ पर होने वाला है। तो ओवरऑल गाइज आज के वीडियो में यही अपडेट। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना बिटकॉइन के बारे में, और जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या आप बनना चाहते हैं बाइनेंस का सीईओ? तो अप्लाई कर दो, अभी से बोल दो, रेगुलेटरी बैकग्राउंड है मेरा। तो ये है। बाकी अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए, हमारी टेलीग्राम वाली हवेली है, वहाँ पर आओ, वहाँ पर सारे अपडेट जो है हम देते हैं, फ्री के अंदर सिखाते हैं, प्रीमियम कंटेंट देते हैं फ्री के अंदर जो नॉर्मली मिलता नहीं है। तो आ जाओ, फ्री में सीखो आराम से। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।